नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का पेपर सेट नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है हिमालय सांस्कृतिक केंद्र, तो यह बिल्कुल देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है हिमालय संग्रहालय, तो यह नैनीताल जनपद में स्थित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। स्थापना वर्ष 1987 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी दिया है लोक संस्कृति संग्रहालय, तो यह भीमताल में है और 1983 में इसकी स्थापना यशोधर मठपाल जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया है मौलाराम संग्रहालय, तो यह गलत होगा। मौलाराम संग्रहालय में स्थित है, जनपद पौड़ी, तो श्रीनगर में स्थित है मौलाराम संग्रहालय, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले प्रश्न का आंसर हमारा होगा डी, जिसमें मौलाराम संग्रहालय जो चित्र संग्रहालय है वो श्रीनगर में स्थित है। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निम्न में से कौन सा संस्थान देहरादून में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, तो यह देहरादून में है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। दूसरा हमारे पास दिया है भारतीय सैन्य अकादमी, तो यह भी देहरादून में है। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। और डिफेंस इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी, यह भी देहरादून में स्थित है। तो ए, बी और सी तीनों क्या हैं, सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है, सही युग्म चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमने सही युग्म का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है चिपको आंदोलन का जो संबंध दिया है महिला सुरक्षा से दिया है, तो ये गलत होगा, क्योंकि चिपको आंदोलन किससे था, ये 26 मार्च 1974 को चमोली जनपद में गौरा देवी जी के नेतृत्व में हुआ था। वृक्षों के कटान को इन्होंने रोका था। मिश्रित वन खेती का अनिल कुमार पांडे से संबंध है, तो यह भी गलत होगा। ये जगत सिंह जंगली की जिनको उपाधि दी जाती थी, जगत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग जनपद से थे। तो मिश्रित वन खेती का मॉडल उन्होंने बनाया था। वर्ष 2006 में आपको ध्यान रखना है, उन्हें आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया है मैती आंदोलन वृक्षारोपण, तो यह बिल्कुल सही होगा। कल्याण सिंह रावत जी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था 1996 से। यह आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी द्वारा चमोली जनपद में चलाया गया था, जिसमें वृक्षारोपण किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछता है तो आपको 2021 ध्यान रखना है, और वर्तमान वर्ष में ये 5 लोगों को दिया गया है। तो इस उत्तराखंड गौरव पुरस्कार को ध्यान रखिएगा कि 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है, और 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। वर्तमान वर्ष में ये 5 लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य गठन से 2024 तक राज्य के कितने खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया। इस प्रश्न का आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। तो राज्य गठन से लेकर 2024 तक राज्य के 10 खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जिसमें से 4 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे। उसमें अंकिता ध्यानी एकमात्र महिला थी जो वॉक रेस से संबंधित थी। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, सूरज और परमजीत बिष्ट 2 खिलाड़ी और भी थे। तो 4 खिलाड़ियों ने इस बार उत्तराखंड से भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें राज्य के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया है राज्य गठन से 2024 के मध्य। छठा प्रश्न हमारे पास दिया है, राज्य के किस लोकसभा सदस्य को सड़क एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से एकमात्र सांसद लोकसभा सीट जो अल्मोड़ा से निर्वाचित हैं अजय टम्टा जी, इनको सड़क एवं राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। तो हो सकता है कि यह प्रश्न आपको देखने को मिले कहीं, तो इसको आपने ध्यान रखना है कि अजय टम्टा जी लोकसभा सीट अल्मोड़ा से चुनाव जीते हैं, और ये अल्मोड़ा जो सीट है लोकसभा की, यह एससी के लिए रिजर्व रहती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न हमारे पास दिया गया है, राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी हमें बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित
बढ़ते हुए क्रम में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए दिया है हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। तो यह प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत होगा, क्योंकि हरिद्वार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। हमें आरोही क्रम में लगाना, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो क्या होगा, हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, तो ये गलत होगा। देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसकी है, तो वो सर्वाधिक हरिद्वार की है, उसके बाद यूएस नगर की है और उसके बाद देहरादून की है। तो ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपसे पूछ सकता है। तो राज्य में वह जनपद कौन सा है जिसकी सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है, तो वह हरिद्वार होगा, उसके बाद यूएस नगर होगा और फिर देहरादून होगा। और यदि पूछता है कि उत्तराखंड का देश में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो होगा 6ठा स्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वां प्रश्न हमारे पास दिया गया निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान, तो यह नैनीताल जनपद में ही है। आपको ध्यान रखना है 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, तो यह बागेश्वर जनपद में, इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी है 1977 में हुई थी, बागेश्वर में ये स्थित है। फिर है राज्य का पहला बंदरबाड़ा, तो यह पिथौरागढ़ जनपद में बनाया गया है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमें दिया है सर्वाधिक हाथियों वाला राष्ट्रीय पार्क, तो वह राजाजी ना होकर क्या होगा, कार्बेट नेशनल पार्क होगा। तो इसका आंसर होगा डी, कार्बेट जो है इसका आंसर होगा। अगर पूछता है हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो हमारा आंसर राजाजी होगा। और सर्वाधिक बाघ व सर्वाधिक हाथियों की संख्या कौन से राष्ट्रीय पार्क में है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को की गई थी। 9वां प्रश्न हमारे पास दिया है सुमेलित नहीं है। आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को 20 भागों में बांटा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। आपदा प्रबंधन में प्रदेश को 25 भागों में बांटा गया है, तो यह आपको ध्यान रखना है, 25 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है थरकोट झील, तो यह पिथौरागढ़ जनपद में है। 2019 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। फिर मानवोदय काव्य यहाँ पे दिया है भरत कवि का है, और इस मानवोदय काव्य से चंद्रवंश के राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। तो यदि पूछता है निम्न में से किस ग्रंथ से चंद्रवंश के राजाओं की वंशावली और नामावली प्राप्त होती है, तो मानवोदय काव्य से होती है, जो भरत कवि ने लिखी थी। तो भरत कवि मानसा के दरबार में रहता था और तब उसने मानवोदय काव्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, तो यह मसूरी में है और 1 सितंबर 1959 यानी 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न हमारे पास दिया है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के संबंध में असत्य है। तो योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर यूकेएसएससी क्वेश्चन बनाता है पेपर में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है इस योजना का आरंभ 29 अगस्त सन 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। तो खेल दिवस के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है इसके तहत प्रत्येक खिलाड़ी को प्रति माह 3000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, तो यह गलत होगा, क्योंकि इसके तहत प्रति माह 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया है खेल संबंधी उपकरणों के लिए 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो यह भी सत्य है। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना कितने से कितने वर्ष के खिलाड़ियों के लिए है, तो 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए यह है। तो इसमें हमारे आंसर क्या होंगे, 1 व 3, यानी 1 और 3 हमारे क्या है, सही है। तो हमें पूछा गया था कि असत्य कौन है, तो असत्य हमारे पास सिर्फ बी है, तो जिस ऑप्शन में हमारा बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है केवल 2 असत्य है, यानी कि आंसर हमारा बी होगा। 11वां प्रश्न हमारे पास दिया है अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा महिपति शाह। तो महिपति शाह क्या था, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था। इससे पूर्व दापा तिब्बत पर विजयपाल द्वारा भी आक्रमण किया गया था, तो यह भी कभी कभार देखने को मिलता है। 41वें क्रम का राजा था। दापा तिब्बत पर जब इसने आक्रमण किया था तो यह हार गया था,
इसका सिर्फ नाम ही विजय था, परंतु इसको विजय नहीं मिली थी। इसके बाद महिपति शाह आक्रमण करेगा। महिपति शाह द्वारा तिब्बत पर कितने आक्रमण किए गए थे? तो 3 आक्रमण किए गए थे, और इसके सेनापति भी कितने थे? 3 थे। तो माधो सिंह भंडारी, फिर रिखोला लोधी और बनवारी दास। आपको ध्यान रखना है 3 सेनापति किसके थे? तो ये महिपति शाह के सेनापति थे। महिपति शाह की रानी का नाम पूछेगा तो क्या होगा? कर्णावती इनकी रानी थी, जो संरक्षिका बनती है इनके पुत्र पृथ्वीपति शाह की। तो अगर पूछता है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो कर्णावती थी, जो महिपति शाह की पत्नी थी। महिपति शाह को अक्खड़ राजा कहा जाता है। अक्खड़ राजा कहा जाने का कारण क्या था कि ये शाहजहाँ के राज्य अभिषेक में इसको आमंत्रित किया गया था और ये नहीं जाता है, इसलिए इसको मुगल दरबार ने अक्खड़ राजा की उपाधि दी थी। पंवार वंश का सबसे वृद्ध शासक था जो गद्दी पर बैठा, महिपति शाह। और 1635 में कोसी के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। कोसी का युद्ध जो त्रिमल चंद और महिपति शाह के मध्य में लड़ा गया था, तो वहाँ पे महिपति शाह की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया है पृथ्वीपति शाह, यह महिपति शाह का पुत्र होगा और कर्णावती इसकी संरक्षिका होंगी। श्याम शाह, तो श्याम शाह महिपति शाह का भाई था और मान शाह इनका पिता था। 12वां प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्न में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता है? तो सर हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे, जिनको बेताज बादशाह की उपाधि दी जाती थी, क्योंकि इनका जो सरल स्वभाव था और स्थानीय भाषा जो इन्होंने सीखी थी, उसके तहत लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे। 1856 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल कमिश्नर के रूप में कुमाऊं में रहा। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है जॉर्ज विलियम ड्रिल, तो ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर हुए, जिन्हें ई गार्डनर के पश्चात नियुक्त किया गया था 1816 में। जॉर्ज लूसिंगटन कुमाऊं कमिश्नर थे और एडवर्ड गोबान भी क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। 13वां प्रश्न हमारे पास दिया है, कालू मेहरा संबंधित हैं। तो कालू मेहरा का संबंध 1857 के विद्रोह से था। 1857 की क्रांति के दौरान कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था। तो क्रांतिवीर संगठन एक गुप्त संगठन था जो 1857 के दौरान चला। तो ये गुप्त संगठन था जिसका हल्द्वानी के क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहा। और कालू मेहरा का जन्म आपसे यदि पूछता है तो 1831 आपको ध्यान रखना है, और इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछता है तो 1906 में आपको ध्यान रखना है। तो कालू मेहरा इनका जन्म 1831 में चंपावत जनपद में हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुमाऊं के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोई आंदोलन में भाग लिया हो। अगला प्रश्न हमारे पास है 14वां प्रश्न हमें दिया गया है, कथन दिया गया है ए, उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है, उत्तराखंड में शैव धर्म के उपासकों की संख्या अधिक है। कारण इसमें दिया है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी बताया गया है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं। 15वां प्रश्न हमें दिया है, निम्न उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए इनके आधुनिक नाम से। तो यहाँ पर दिया गया है योगीश्वर। तो योगीश्वर नाम जागेश्वर का है। तो जागेश्वर मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ पर 124 छोटे बड़े मंदिर हैं। कत्यूरी काल में इनका निर्माण हुआ था। गोथला गोपेश्वर को कहा जाता है, चमोली जनपद का मुख्यालय। कालोडांडा लैंसडाउन को कहा जाता है। 21 सितंबर 1890 को कालोडांडा का नाम लैंसडाउन कर दिया गया था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर। और पुनाड़ जो है वो रुद्रप्रयाग को कहा जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ए पर हमें 3 जो कूट हमारा बनेगा, बी पर 4, सी पर 1 और डी पर 2। तो 34-12 इसका आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर होगा हमारा ए। 16वां प्रश्न हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और फिर कूट जो होगा उसमें से आंसर हमें करना है। तो महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन, तो ये ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। वन अधिकारों की लड़ाई ये तिलाड़ी में हुई थी। तिलाड़ी में 1930 में तिलाड़ी गोलीकांड हुआ था। ये किसान कांड भी से कहते हैं, जो 30 मई 1930 को हुआ था। चक्रधर
जुयाल ने इसमें गोली चलाने के आदेश दिए थे। समय विनोद का प्रकाशन नैनीताल से 1868 में हुआ था। उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र था जो जसपुर से निकलता था। उस समय जसपुर नैनीताल जनपद में पड़ता था क्योंकि यूएस नगर जनपद का निर्माण नहीं हुआ था। वर्तमान में जसपुर यूएस नगर जनपद में पड़ता है। और उत्तराखंड क्रांति दल ऑप्शन नंबर डी का मसूरी में इसका गठन किया गया था 1979 में। तो हमारा कोड बनेगा ए का 3 होगा, यानी कि 3 4 1 और 2, 3 4 1 2 ऑप्शन हमारे पास दिए गए होंगे। नंबर सी हमें दिया गया है 3 4 1 2, तो यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 17वां प्रश्न हमारे पास दिया है पवार कालीन सुपकारपति हुआ करता था, मतलब पवार काल में जो शासनकाल में जो सुपकारपति का पद था वो क्या था, तो यह राजकीय भोजनालय का प्रभारी था। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुपकारपति क्या था, राजकीय भोजनालय का प्रभारी। 18वां प्रश्न हमें दिया है 1790 के पश्चात गोरखाओं ने कुमाऊं में किसे सूबा नियुक्त किया था। तो पहले सूबा की यहाँ पर बात हो रही है, तो पहला सूबा कुमाऊं में जोगमल शाह था या जोगामल शाह था, जो 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार किया था तब इसको नियुक्त किया गया था। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया, तो 1790 में किया। हवाल बाग का आपका युद्ध याद रखना है, हवाल बाग का युद्ध 1790 में महेंद्रचंद और गोरखाओं के मध्य हुआ, जिसमें चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्रचंद युद्ध में मारा गया था। 19वां प्रश्न हमें दिया है पंवार वंशीय शासकों का सही क्रम चुनिए। तो पंवार वंशीय शासकों का सही क्रम क्या होगा, तो पहले मान शाह होगा, फिर श्याम शाह होगा, फिर महीपति शाह होगा और फिर पृथ्वीपति शाह होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा 19वें प्रश्न का। तो 19वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न हमें दिया गया है उत्तराखंड में मछली मारने की परंपरा है, तो ये मौड़ मेले के अंतर्गत होती है। ये मौड़ मेला टिहरी के जौनपुर तथा उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में लगता है। और अगलाड़ नदी एक नदी है, अगलाड़ नदी, इस पर मौड़ मेला लगता है, इसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। सुदर्शन शाह द्वारा कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 29 जून 1811 में की गई थी। तो यह आपको ध्यान रखना, मौड़ मेले की शुरुआत सुदर्शन शाह ने की थी। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का। आप सभी को प्रश्न पसंद आए होंगे, यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस माध्यम से हम जो है प्रतिदिन 20 प्रश्नों के एक सीरीज करते हैं जो निःशुल्क रूप से आप सभी के बीच में लाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।